everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our video of important short question and answer from the chapter number 7 of class 11 history book, that is changing cultural tradition. So अगर अभी तक आप लोगों ने previous video नहीं देखा है then please watch my previous video first, जिसमें हमने इस chapter के first important 15 question and answer को discuss किया था. So you can get the link of my previous video in the description box, or else you can click on the I button to get the video. So now let's start our video with our question number 16, which is what are the benefits of printed books? यानी कि printed books के क्या benefits थे, printed books के क्या फायदे थे. So the answer is point number 1. As printed books become available, it was possible to buy them and students did not have to depend solely on lecture notes. यानी कि printing press के invention के बाद प्रिंटेड बुक्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल थे एंड इसकी वजह से स्टूडेंट्स आसानी से प्रिंटेड बुक्स को खरीद सकते थे, क्योंकि एज कम्पेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर हैंड रिटन बुक्स प्रिंटेड बुक्स का दाम कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता था. सो इसीलिए स्टूडेंट बहुत ही आसानी से प्रिंटेड बुक्स को खरीद सकते थे. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड बुक्स स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था, वो लोग डायरेक्टली बुक से भी पढ़ सकते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ideas, opinions and information moved more widely and more rapidly than ever before. यानी कि ideas, opinion and जो information थे, जो view थे, जो thoughts थे, जो ज्ञान थे, वो अब ज़्यादा widely यानी कि ज़्यादा दूर दूर तक और ज़्यादा rapidly यानी कि ज़्यादा तेजी से move कर रहा था as compared to the time period before the introduction of printing press. Next point is that a printed book promoting new ideas could quickly reach हंड्रेड ऑफ रीडर्स. यानी कि एक प्रिंटेड बुक जो भी कुछ न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करता था वो बहुत ही जल्दी हंड्रेड ऑफ रीडर्स तक पहुंच जाता था. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दिस आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स सिंस इट वाज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वनसेल्फ. यानी कि प्रिंटेड बुक्स आने के बाद अब जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो इंडिविजुअल्स थे, वो भी बुक्स को रीड कर सकते थे, बुक्स को पढ़ सकते थे, क्योंकि अब आसानी से हर एक व्यक्ति बुक के कॉपीज को बाय कर सकता था. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने प्रिंटेड बुक्स के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा. सो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हो, देन मेक श्योर कि आप आंसर पॉइंट्स में लिखें. सो पॉइंट्स में लिखने के कारण आपका आंसर शीट का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड टीचर्स भी पॉइंट्स में जो आंसर लिखते हैं उस आंसर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू द आंसर रिटन इन पैराग्राफ. सो हिस्ट्री में बेसिकली एंड दूसरे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में भी आप आंसर कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखे विथ हाईलाइटेड टॉपिक. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17. What was the women's status in business families? यानी कि business families में women का क्या status था, women का क्या role था. So the answer is the position of women in the families of merchants, however, was somewhat different. यानी कि business families में, merchants के families में, व्यापारियों के परिवार में women का जो position होता था, जो place होता था, जो status होता था, वो बहुत ज़्यादा different होता था as compared to the aristocratic families. Shopkeepers were very often assisted by their wives in running the shop. यानी कि शॉपकीपर्स को उनकी वाइफ हेल्प करती थी शॉप को चलाने के लिए, शॉप को रन करने के लिए. In families of merchant and bankers, wife looked after the businesses when the male members were away on work. यानी कि merchant and bankers की families में, यानी कि व्यापारियों के या जो bankers होते हैं उनके परिवारों में जो wife होती है वो business को भी देखती है. जब भी जो male member होते हैं, जो उनके husband होते हैं, वो कभी भी किसी काम से जब बाहर जाते थे then उनके business को mainly उनकी जो wife होती थी वही चलाती थी, वही देखती थी. The early death of a merchant compelled his widow to perform a larger public role than was the case in aristocratic families. यानी कि अगर किसी merchant का, अगर किसी व्यापारी का अर्ली डेथ हो जाता था, यानी कि जल्दी डेथ हो जाता था, वक्त से पहले डेथ हो जाता था, देन इससे क्या होता था, उसकी जो विडो होती है, जो उसकी विधवा स्त्री थी,
वो एक लार्जर पब्लिक रोल परफॉर्म करती है मर्चेंट के डेथ के बाद देन इन केस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में वुमेन का पोजीशन जो था, जो पब्लिक रोल था, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। बट मर्चेंट्स की फैमिलीज में, बिजनेसमैन की फैमिलीज में वुमेन का जो पब्लिक रोल था वो थोड़ा वाइड था। सो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है कि क्या डिफरेंस था एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज और मर्चेंट फैमिलीज में वुमेन के पोजीशन का, वुमेन के स्टेटस का। सो आपकी बुक में जो टॉपिक है द एस्पिरेशन ऑफ वुमेन, सो अगर आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे देन आपको आसानी से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आप आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारे पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। Mention the name of women intellectually creative during the period of the Renaissance in Europe। यानी कि हमें कुछ वुमेन के नाम बताने हैं जो कि इंटेलेक्चुअली, यानी कि इंटेलेक्चुअल मैनर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। कब? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रेनेसेंस इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जब रेनेसेंस का टाइम पीरियड चल रहा था उस दौरान। सो द आंसर इज द वुमेन लाइक Cassandra Fadley and Isabella the East were educated in Latin and Greek। सो दो वुमेन का नाम यहाँ पे दे रखा है, पहला है कैसेंड्रा फैडले एंड दूसरा है इजाबेला द ईस्ट। सो इन दोनों ही वुमेन को लैटिन एंड ग्रीक का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ये लोग एजुकेटेड थे, शिक्षित थे इन लैटिन एंड ग्रीक। Fadley proved that women can also become a humanist scholar। सो फैडले ने ये प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया कि वुमेन भी ह्यूमनिस्ट स्कॉलर बन सकती है एंड रिक्वेस्टेड एवरी वुमेन टू एक्वायर ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। साथ ही उन्होंने हर एक वुमेन से रिक्वेस्ट भी किया कि हर एक वुमेन ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को एक्वायर करे, अचीव करे। Another lady, Isabella the East, ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, a small state, was famed for its intellectual brilliance। फिर हमें दूसरे लेडी के बारे में बता रखा है जिनका नाम है इजाबेला द ईस्ट। सो उन्होंने उनके स्टेट को रूल किया था जब उनके हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे, जब उनके हस्बैंड एब्सेंट थे। उन्होंने मैंटुआ, ये जो स्टेट था, उसके कोर्ट को रूल किया था। मैंटुआ एक स्मॉल स्टेट है एंड ये जो स्मॉल स्टेट था ये बेसिकली जो इजाबेला द ईस्ट है उनके इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए ही जाना जाता है। ये जो स्टेट था ये बेसिकली इजाबेले के मेंटल एबिलिटी के लिए ही जाना जाता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ये क्वेश्चन भी हमारा जो टॉपिक था द एस्पिरेशन ऑफ वुमेन उसी से लिया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। What was the belief of Christian about the earth? यानी कि क्रिश्चियन का क्या बिलीफ था अर्थ को लेकर, पृथ्वी को लेकर। So the answer is they believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile। सो क्रिश्चियन का ये मानना था, वो लोग ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एक सीनफुल प्लेस है, यानी कि वो एक पापी स्थान है एंड इतना सारा पाप है अर्थ में जिसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है एंड पाप के बर्डन की वजह से ही अर्थ इमोबाइल है, यानी कि अर्थ जो है वो स्थिर हो चुका है, वो गतिहीन हो चुका है। अर्थ बस एक प्लेस में ही रहता है। It stands at the center of the universe around which move the celestial planets। सो क्रिश्चियन का ये मानना था कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में रहता है एंड जो बाकी के प्लैनेट्स है, जो बाकी के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, जो प्लैनेट्स है, वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। सो ये था क्रिश्चियन का बिलीफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डिक्लेरेशन अबाउट अर्थ डिड कोपरनिकस अ साइंटिस्ट मेक? सो कोपरनिकस जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, सो उन्होंने अर्थ को लेकर अपना क्या डिक्लेरेशन दिया था, क्या घोषणा दिया था? सो द आंसर इज Copernicus rebuted the elusive belief of Christian society about the earth and told that the earth, including other heavenly bodies, rotate around the sun। सो कॉपरनिकस ने क्रिश्चियन सोसाइटी का जो इलूसिव बिलीफ था अर्थ को लेकर, यानी कि क्रिश्चियन सोसाइटी का जो धारणा था पृथ्वी को लेकर, जो कि अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, सो कॉपरनिकस ने उस बिलीफ का खंडन किया, उस बिलीफ को रॉन्ग प्रूफ किया and told that the earth, including the other heavenly bodies, rotate around the sun। and Copernicus ने ये बताया
कि जो अर्थ है इंक्लूडिंग द अदर हेवनली बॉडीज, यानी कि स्पेस में जो दूसरे बॉडीज है हेवनली बॉडीज, उनके साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो उन्होंने उनका जो धारणा था, उनका जो बिलीफ था, उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि अर्थ जो है वो एक जगह पे फिक्स है एंड जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स के वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो कोपरनिकस ने इस थ्योरी का खंडन कर दिया, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है एंड इवन जो दूसरे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो आई होप कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 21. Why did Copernicus leave his manuscript, The Revolutionary Bus? The Revolutionary Bus. Why did Copernicus leave his manuscript, The Revolutionary Bus? Revolutionary Bus. Why did Copernicus leave his manuscript, The Revolutionary Bus, the rotation unpublished till his death? यानी कि कॉपरनिकस ने अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था एंड उस मैन्युस्क्रिप्ट का जो टॉपिक Why did Copernicus leave his manuscript, The Revolutionary Bus, the rotation unpublished till his death? यानी कि कॉपरनिकस ने अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था एंड उसका नाम था द रेवोल्यूशनरी बस, यानी कि द रोटेशन। सो कॉपरनिकस ने क्यों अपना ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको पब्लिश नहीं किया था? So the answer is Copernicus was afraid of the possible reaction of his theory by orthodox and traditionalist clergymen. यानी कि जो कॉपरनिकस थे उनको ये डर था, उनको ये भय था कि अगर वो अपना थ्योरी को बताते हैं लोगों को, कौन सा थ्योरी था उनका, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो अर्थ एंड जो दूसरे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो कॉपरनिकस को ये डर था कि अगर वो अपना थ्योरी लोगों को बताते हैं देन जो क्लर्जी मैन है, जो ट्रेडिशनलिस्ट एंड जो ऑर्थोडॉक्सी क्लर्जी मैन है, उनका क्या रिएक्शन होगा उनके खिलाफ। सो इस डर की वजह से कॉपरनिकस ने अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको पब्लिश नहीं किया। दिस थ्योरी वाज जस्ट अपोजिट टू देयर ट्रेडिशनल व्यूज दैट द अर्थ इज इमूवेबल बिकॉज ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ सीन एज इट वाज डिफाइंड एज अ सीनफुल प्लेस। सो कॉपरनिकस ने जो अपना थ्योरी दिया था, जो अपना सिद्धांत दिया था, वो बेसिकली क्रिश्चियन का जो ट्रेडिशनल व्यूज था, क्रिश्चियन का जो पारंपरिक विचार था अर्थ को लेकर, उससे बिल्कुल अपोजिट था, उसके बिल्कुल खिलाफ था। सो क्रिश्चियन का क्या व्यू था कि जो अर्थ है वो इमूवेबल है, यानी कि अर्थ एक प्लेस में फिक्स है, वो मूव नहीं करता है। क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि अर्थ में बहुत ज़्यादा पाप है एंड पाप की वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है एंड अर्थ को एक सिनफुल प्लेस के रूप में डिफाइन किया जाता था, यानी कि अर्थ जो है वो एक पापी स्थान है। सो इस व्यू के बहुत ज़्यादा अपोजिट था कॉपरनिकस का व्यू, कॉपरनिकस का थ्योरी। हमने देखा कि कॉपरनिकस ने ये प्रूव किया कि जो अर्थ है वो इमूवेबल नहीं है, जो अर्थ है वो भी रोटेट करता है दूसरे प्लैनेट्स के साथ अराउंड द सन। सो इसी डर से उन्होंने अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको पब्लिश नहीं करवाया। So now let's move to our next question, which is question number 22. Who had made popular the theory of the earth as part of the solar system? So वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो थ्योरी था, जो सिद्धांत था कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का ही हिस्सा है। सो इस थ्योरी को किस व्यक्ति ने पॉपुलर करवाया, यानी कि इस थ्योरी को किस व्यक्ति ने लोगों तक पहुंचाया? So the answer is it was an astronomer Johannes Kepler who in his cosmographical mystery demonstrated that the planets move around the sun not in a circle but in ellipse. So वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रसिद्ध करवाया, वो व्यक्ति एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जोनाहस केपलर। सो उन्होंने अपना बुक जिसका नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, सो इस कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री के थ्रू उन्होंने लोगों को ये बताया कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्स में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 22. Now let's move to our next question, question number 23. Mention the names of institution opened for the promotion of natural knowledge.
यानी कि हमें कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम बताने हैं जिसको ओपन किया गया था नेचुरल नॉलेज यानी कि प्राकृतिक ज्ञान के प्रमोशन के लिए। सो द आंसर इज दिस वे द पेरिस एकेडमी जो कि 1670 में बनाया गया था एंड द रॉयल सोसाइटी लंदन जो कि 1662 में बनाया गया था। दिस इंस्टीट्यूशन हेल्ड लेक्चर्स एंड एक्सपेरिमेंट फॉर पब्लिक व्यूइंग। सो इन दोनों इंस्टीट्यूशन में लेक्चर्स होते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं पब्लिक व्यूइंग के लिए। Now let's move to our next question, which is question number 24, which is quite more important. What is meant by the Protestant Reformation movement? Protestant Reformation movement से आप क्या समझते हैं? So the answer is by the Protestant Reformation movement we mean a movement which was launched by Martin Luther of Germany against the prevailing wrong practices in the Roman Church. So Protestant Reformation movement से हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसको बेसिकली मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे उन्होंने लॉन्च किया था अगेंस्ट द प्रिवेलिंग रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द रोमन चर्च। सो रोमन चर्च में जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होते थे, जो भी गलत प्रथाएं होती थी, उसके अगेंस्ट में मार्टिन लूथर ने ये जो मूवमेंट था इसको लॉन्च किया था। Supporters of this movement abolished corrupt practices and tried to stabilize improved practices. So वे लोग जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे उन्होंने जो भी रोमन चर्च का करप्ट प्रैक्टिसेस था, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस था, उसको एबोलाइज कर दिया। साथ ही उन्होंने ये कोशिश की कि वो लोग इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस को स्टेबलाइज कर पाए, कुछ बेहतर प्रथाओं को स्टेबलाइज कर पाए। A campaign was launched by Martin Luther against the Catholic Church and argued that a person did not need priests to stabilize contact with God. So मार्टिन लूथर ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च के खिलाफ एंड उन्होंने ये बताया था कि किसी भी पर्सन को प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पंडितों की ज़रूरत नहीं है, बिशप वगैरह की ज़रूरत नहीं है भगवान के साथ अपने कॉन्टैक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए हमें किसी भी प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही भगवान के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So with this we have completed our 24th question, which is quite important. Now let's move to our next question, which is the last question of this video, which is question number 25. Write down any two results of the Protestant Reformation movement. So Protestant Reformation movement के क्या दो रिजल्ट थे, क्या दो परिणाम थे, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। So the answer is point number 1. People's attitude towards religion changed and Christianity got divided into two parts. So लोगों का जो एटीट्यूड था, लोगों का जो दृष्टिकोण था धर्म के प्रति, वो बदल गया एंड क्रिश्चियनिटी जो धर्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पोप हिमसेल्फ केम टू नो अबाउट हिज वीकनेस and saved his position by the counter reformation. So जो पोप थे उनको अपनी कमियों के बारे में नॉलेज हुआ एंड उन्होंने अपना जो पोजीशन था उसको सेव किया by the counter reformation. So with this we have completed our all question from the chapter number 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स में भी आता है देन आप इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। सो अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। सो नाउ सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.